मैंने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने शुरू किए तो अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स 40 बिलियन $50 बिलियन साइज की इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। कन्विंस थे हम लोग इस आइडिया को लेकर। वो कन्विक्शन आता कैसे? अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लिया है, क्रेडिबिलिटी है, 10 साल आप इंडस्ट्री में काम करके कुछ करने जा रहे हो, तो आई थिंक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन कम बैक टू इट इफ इन केस आप फेल कर जाते हो। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत गंदी बीमारी है। आपके पास पैसे नहीं भी हो तो भी आप करना चाहोगे और आप जबरदस्ती करोगे। एक स्पा के टॉवल्स आए थे हमारे पास, सोचा कि इनको कल धोऊंगा, तो इन सारे टॉवल्स को हमने ड्रायर में डाल दिया। अब ड्रायर उस समय जस्ट बंद हुआ था तो उसके अंदर हीट ऑलरेडी ट्रैप थी। वो एरोमेटिक ऑयल्स ने इन्फ्लेमेबल होते हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बाय द टाइम हम वापस आ पाते तब तक पूरा स्टोर जल के स्वाहा हो चुका था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। तो आज हमारे साथ हैं यूक्लीन के फाउंडर। तो आज इनसे हम लोग जानेंगे कि लॉन्ड्री इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है और उसके इन्स एंड आउट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एज अ व्यूअर आप लोग कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सर मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि यूक्लीन की शुरुआत कैसे हुई? सो यूक्लीन की शुरुआत हुई जनवरी 2017 में। ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है। यूक्लीन के पहले मैंने 2010 में अपना पहला स्टार्टअप बनाया था, विच इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ फ्रैंक ग्लोबल। वहाँ पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे और इंडियन ब्रांड्स को इंटरनेशनल ले जाते थे, प्रीडोमिनेंटली थ्रू द फ्रेंचाइजिंग रूट। तो जब वो बिजनेस हम बिल्ड कर रहे थे तो उस समय साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़ा फोकस हुआ करता था, जो आज भी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो साउथ ईस्ट एशिया में सक्सेसफुल होते हैं वो जब इंडिया आते हैं तो बिकॉज द बिहेवियर्स आर सिमिलर, हमारे कल्चर्स काफी सिमिलर हैं, फैमिली साइजेस, फैमिली स्टाइल्स काफी सिमिलर हैं, तो जनरली कॉन्सेप्ट्स जो साउथ ईस्ट एशिया में सक्सेसफुल होते हैं वो इंडिया में भी अच्छा करते हैं। तो उसके कारण मैं काफी ज्यादा ट्रैवल करता था टू इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। और जब मैं वहां पर था तो उस दौरान मैंने देखा कि लॉन्ड्रोमैट का कल्चर बिल्ड हो रहा है, नए ब्रांड्स क्रिएट हो रहे हैं जो ऑन डिमांड लॉन्ड्री सर्विसेज, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में उस समय बैठ गया। फिर 2015 में मैंने उस कंपनी से एग्जिट लिया और मैंने होटल चेन ज्वाइन किया बाय द नेम ऑफ ट्रीबो होटल्स। ट्रीबो की उस समय शुरुआत हुई थी, जस्ट हमारा पहला होटल स्टार्ट हुआ था। और ट्रीबो क्या करता है, 3 स्टार एंड 2 स्टार बजट होटल्स के साथ कोलैबोरेट करता है और उनको मार्केटिंग एंड सेल्स में हेल्प करता है। अब जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन शुरू हुआ, मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि हमारे जितने होटल्स हैं वो इंडिया के किसी भी नुक एंड कॉर्नर में हो, जो सबसे ज्यादा कस्टमर को इश्यू आ रहा था या कंप्लेन आ रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू लॉन्ड्री। आप दिन भर काम करके एक 3 स्टार होटल में आते हो और आपको दिखता है कि आपकी बेडशीट गंदी है या टॉवल्स गंदे हैं या पिलो कवर गंदा है, कर्टन्स गंदे हैं। तो अब जैसे ये समस्या बढ़ती गई तो मैंने होटल पार्टनर से बात करना शुरू किया और मार्केट को समझना शुरू किया। तो 2 चीजें काफी ज्यादा उभर कर सामने आई। एक तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। मैंने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने शुरू किए तो अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स 40 बिलियन $50 बिलियन साइज की इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। और एक चीज जो बहुत कंसिस्टेंट थे कि कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। जो भी थे छोटे छोटे लोकल ब्रांड्स थे या लोकल धोबी था जो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा था, अनऑर्गेनाइज था सेक्टर। बिल्कुल। तो अब मुझे दिखा कि एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया में मैंने जो देखा था, जो इंस्पिरेशन बन रहा था, और जो इंडिया में हालत थी, तो मुझे लगा इन दोनों को अगर आप एक पर्सपेक्टिव में डालकर देखोगे तो आज की डेट पे एक ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री बिजनेस से बेहतर बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है। राइट। तो फिर 2016 के एंड के टुवर्ड्स मैंने ट्रीबो में अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दिया और यूक्लीन का नाम बनाया, यूक्लीन स्टार्ट किया और जनवरी 2017 में हमने पहले स्टोर की शुरुआत करी। राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि जैसे आप पहले भी सक्सेसफुल ही थे, जो आपने फर्स्ट बिजनेस किया, तो उससे यहाँ ट्रांजिशन करना ज़रूरी था क्योंकि उससे भी आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो क्या पैशन मिसिंग था, या मतलब वो क्या चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि यार ठीक है, अब ये हो गया, अब नेक्स्ट चीज़ करनी है? I think for a lot of founders and a lot of business owners, it is the passion to solve a problem. Right. So there is a problem that is staring in your face and it is not letting you sleep. So it was becoming very difficult for us to ignore this problem. We wanted to go out and solve this problem. We could see that we had the skills and it was right there. The opportunity presented itself. And I think we felt that it was not fair for us to keep doing 2 things together. We had to focus. Right. So we wanted to
we chose this over the other business, and that's when we entered this. Actually, you can say it was serendipity, क्योंकि हम लोग दोनों को ये आइडिया पर इतना ज्यादा कन्विक्शन आ गया, इतना ज्यादा ये आइडिया हम लोगों को कन्विंस थे हम लोग इस आइडिया को लेकर कि हम लोग छोड़ ही नहीं पाए इसको. तो आई थिंक दैट इज, हाँ, मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप एक गंदी भी चीज है, एक लत की तरह रहते हैं, राइट. कि जब अब मैं ट्रीबो में मैं एंटरप्रेन्योर नहीं था, मैं फाउंडर नहीं था, मैं नॉर्थ इंडिया बिजनेस रन कर रहा था. लेकिन क्योंकि उसके पहले मैं 5 साल अपनी कंपनी चला चुका था, तो वाइल सैलरी बहुत अच्छी थी, पोजीशन बहुत अच्छा था, समाज में स्टेटस बहुत अच्छा था, लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर की जो खुजली होती है, जो बहुत गंदी चीज है, मतलब मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, बिकॉज समहाउ वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है वो खत्म नहीं होता. तो वो भी एक कारण था कि भाई सब कुछ अच्छा था, बट क्योंकि मैं फाउंडर नहीं था, मैं कंपनी को पूरा डायरेक्शन मैं नहीं दे सकता था, वो चीज दिमाग में थी, जहन में थी, और उसी ने अल्टीमेटली मुझे फोर्स किया कि यार चलो वापस से अपना ही करते हैं. अच्छा, मैम ने भी एक चीज बोली, कन्विक्शन. तो वो कन्विक्शन आता कैसे है? क्योंकि काफी सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग पूछते हैं कि हाउ टू डिसाइड यार ये चीज करनी है मुझे, एंड हाउ, मतलब यू विल डिसाइड कि ये चल जाएगी. वो भी एक क्वेश्चन है कि यार देयर इज रिस्क ऑब्वियसली, बट वो कन्विक्शन की यहाँ 3-4 चीजें हैं, इनमें से क्या चीज मैं करूँ, चाहे वो लोगों से बात करके समझ में आए, फीडबैक लेके समझ में आए. तो हाउ टू गेट दैट पर्टिकुलर कन्विक्शन टुवर्ड्स आइडिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एक तो पहली चीज, कन्विक्शन एक फीलिंग है कि हाँ ये मेरे को लग रहा है, ये पॉसिबल है, या ये करना चाहिए, या जरूरी है इसको करना, राइट. कई बार हमने देखा है कि जो आजकल बिजनेस करना, फाउंडर होना बहुत कूल हो गया है, करेक्ट. तो कई बार लोग ऐसे करते हैं, जबरदस्ती प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं सॉल्व करने के लिए कि अरे ये बिजनेस कर लेते हैं, वो बिजनेस कर लेते हैं. बट आई डोंट थिंक ऐसे काम करता है. मतलब हमें भी बहुत सारे आइडियाज आते थे, दिखता था, पर जो आइडिया आपको एक्चुअली सोने नहीं दे. और दूसरी चीज क्या होती है कि हम दोनों के केस में, हम दोनों बिजनेस कंसल्टिंग बैकग्राउंड से, रिसर्च बैकग्राउंड से, तो हमारा रिसर्च बहुत सॉलिड है. हमने कंसल्टिंग करी है, तो हमें पता है कि एक आइडिया के ऊपर या एक कैटेगरी, एक बिजनेस वर्टिकल के ऊपर रिसर्च करना, उसके बारे में ढंग से ऑब्जेक्टिवली पता करना क्या होता है. इट इज नॉट ऑल इमोशंस. तो वो जब हमने रिसर्च करी, फिर हम दोनों फ्रेंचाइजिंग बैकग्राउंड से हैं, तो दोनों फ्रेंचाइजिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे. तो हमें दिखा कि ये मॉडल फ्रेंचाइजिंग में बहुत अच्छा फिट बैठेगा, तो हमें फ्रेंचाइजिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आती है. तो जब ये सारी चीजें हमारे साथ हुई, एंड इट वाज लाइक आई सेड कि सेरेंडिपिटी है, कि सब चीजें एक साथ हो रही हैं और सब चीजें एक साथ बैठ रही हैं, राइट. और आपके अंदर से वो कन्विक्शन भी आ रही है कि ये करने के लिए मैं वो लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ. जैसे अरुणाब के पास उस टाइम पे बहुत बड़ा एक ऑफर था, 90 लाख प्लस का एक ऑफर था. 2015 की बात बता रही हूँ मैं आपको. मैं बहुत ही अच्छी जॉब में थी, HCL में. तो मतलब आप ये सोचो कि ये सब छोड़ने के लिए आप कितने ज्यादा अंदर से कन्विंस्ड होगे कि आपने ये लीप ऑफ फेथ लिया, राइट. हम बहुत अनचार्टेड टेरिटरीज में जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और हम बहुत कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ्स अपनी मतलब गिव अप करने के लिए रेडी हो गए. बट उसका एक और रीजन ये भी है कि जब रिस्क कैलकुलेशन हम लोगों ने करी, तो हम लोग दोनों, वी हैड जस्ट गॉटन मैरिड, हमारी नई नई शादी हुई थी, अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, राइट. ऐसी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ हमें एक दूसरे को फीड करना था, राइट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं, तो हमने तब यही बैठ के सोचा कि अभी रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हमारा जो क्या कहते हैं रिस्क टू बिजनेस, वो बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब बच्चा होगा या फैमिली बढ़ेगी, तो मतलब तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो दैट विल कीप इंक्रीजिंग, वो बढ़ती रहेगी. तो आज कर लेते हैं ट्राई करके. और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो आता है ना, आई थिंक आपको अपनी कैपेबिलिटी से आता है. हम दोनों ने कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करियर बनाया हुआ था, हमने बिजनेस भी साथ किया हुआ था, हमने मतलब हमारी एजुकेशन पेडिग्रीज भी अच्छी रही हैं. तो वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको एक कॉन्फिडेंस देने में कि यार कोई बात नहीं, अगर कोशिश करके देखते हैं, नहीं भी हुआ तो फॉल बैक है. हाँ, मतलब फॉल बैक है. लाइफ में हमने इतनी मेहनत कर ली है, अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लिया है, क्रेडिबिलिटी है, 10 साल आप इंडस्ट्री में काम करके कुछ करने जा रहे हो. तो आई थिंक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन कम बैक टू इट इफ इन केस आप फेल कर जाते हो.
आई थिंक कहीं ना कहीं आपका स्किल सेट आपके आइडिया से अलाइन करना चाहिए, एग्जैक्टली, जो मुझे समझ में आया, जो अभी हाँ, आपने बोला, राइट? बिल्कुल। ठीक है। एंड फाइनेंसिस क्या हम प्लान कर सकते हैं? मतलब कई मैं एंटरप्रेन्योर से मिला, उन्होंने बोला कि भाई जब दिमाग में आता है तो तुरंत ही छोड़ना पड़ता है सब कुछ, फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें। बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज पे कि डू यू नीड टू कैलकुलेट कि यार हाँ 1 साल का रनवे होना चाहिए हमारे पास जॉब छोड़ने से पहले? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिवली आज हम बात करेंगे तो हम सब कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। हाँ, कि हमारे पास ये भी था, ये हमारे भी पास था, ये भी वो था, भी वो था, भी था। फैक्ट यही है कि हम्म। मैंने हमेशा ही मेंटेन करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत गंदी बीमारी है। राइट। तो जब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके पास आपको बीमारी लग जाती है, एक बार आपको उसका चस्का लग जाता है हम्म। और उसके बाद आपको कोई आइडिया आता है, तो आपके पास पैसे नहीं भी हो तो भी आप करना चाहोगे और आप जबरदस्ती करोगे। राइट। तो आज क्योंकि यूके चल गया, हम्म। पहली कंपनी चल गई, फॉर्चुनेटली हम्म। घर वर नहीं बिका, तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली सब कुछ अच्छा बोल लगे। सकते अच्छा बोल अच्छा, सकते हैं, हैं। एग्जैक्ट। फैक्ट, ऑनेस्ट फैक्ट यही है, मैं डिफर नहीं करता हूँ। और कोई एंटरप्रेन्योर ये बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास 6 महीने का रनवे है या 3 महीने का रनवे है, बट मैं करना चाहता हूँ, तो मैं भी शायद वैसे ही हूँ। लकीली हो सकता है मेरे पास 3 महीने का 6 महीने का रनवे उस समय होगा या आज है, लेकिन नहीं भी होता तो भी शायद अगर मुझे कोई आइडिया मुझे बहुत ज्यादा अपील करेगी तो मैं करूंगा। मतलब ये भी था, हैविंग सेड दैट, मैं ऑब्वियसली इसने तो बिल्कुल सोच लिया था कि मैं छोड़ दूंगा जॉब, आके मेरे से बात करी जब बैठ के। बट एक वो भी था कि मैं जॉब कर रही थी, हम दोनों जॉब कर रहे थे, तो पहले इसने छोड़ी, मैंने बहुत बाद में छोड़ी। तो एक था कि एक जना है जो फिर भी थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसा लगता है जब आप बिजनेस चलाने जाते हो, एक तो इट्स अ वेरी लोनली जर्नी। तो अगर आपके पास आपका पार्टनर है, वेदर इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जो भी है, आई थिंक अगर 2 लोग आप सिंक में हो ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। सपोर्ट सिस्टम हाँ, होना चाहिए कोई। एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो थोड़ा सा आपके लिए डिसीजन इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले सब कुछ, मतलब एक इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ लेते हो, तो आपको डर लगता है। डर लगता है, राइट। लगता आप है। शायद से उस चीज में गलत डिसीजंस भी ले सकते हो हाँ, इस फेयर में। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब ग्राउंडिंग आपके पास होनी चाहिए एक, कि यू हैव समबडी टू लीन ऑन, या फिर अगर नहीं भी है तो आप मतलब रिस्की बिहेवियर भी है तो आपको पता है कि यार उसका इफेक्ट बहुत लोगों पे नहीं आएगा। कि सिर्फ मेरे ऊपर है वो। हाँ। आई थिंक स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि 20s में हमारे पास है ही क्या खोने के लिए। एग्जैक्टली, क्या है क्या खोने के लिए। तो दैट इज वेरी राइट। फर्स्ट ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस सब कुछ खुद करा, कैसे एक्सपैंड करा, क्या स्टोरी है? हाँ, सब कुछ खुद करा और नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, क्यों? एक्सपर्ट्स हायर करना चाहिए थे। हमने जब पहला स्टोर स्टार्ट किया हम्म। बसंत कुंज में, पॉकेट DA में, आज भी वो स्टोर है। तो वो अब क्योंकि मुझे लगा कि हमने पहले एक स्टार्टअप चलाया हुआ है, IIT से है, तो कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल पे था। तो हमें लगा कि लॉन्ड्री बिजनेस है ही क्या। और अच्छा ये भी होता है कि लॉन्ड्री तो है, घर पे भी तो कर धोते ही थे घर सकते, पे। लॉन्ड्री तो है, कर YouTube लेंगे। पे देख लिया हाँ, वीडियो, हाँ, पर ऐसा नहीं है, लॉन्ड्री इज अ वेरी वेरी टेक्निकल फील्ड। हाँ, मतलब मैनुअल्स पढ़ लिया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हमारे स्टोर पे एक प्रॉब्लम थी चूहों की। बसंत कुंज में जो स्टोर है दिल्ली के बसंत कुंज में, वहां पर एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर चूहे बहुत थे। तो हम क्या करते थे, रात में स्टोर छोड़ने के पहले सारे कपड़े वॉशर और ड्रायर के अंदर डाल के उसको सील करके जाते थे, बिकॉज चूहे उसमें नहीं जा सकते। तो ऐसा ही चलता था, तो ये फॉर्मूला सेट हो गया, बिजनेस पिकअप होने लगा। 3 मशीन थी तो इनफ स्पेस था तुम लोग को स्टोर करने का। तो 8 फरवरी 2017 को बसंत कुंज के एक मॉल से एक स्पा के टॉवल्स आए थे हमारे पास, और लेट इवनिंग में आए थे। तो मैंने क्या किया, सोचा कि इनको कल धोऊंगा, तो इन सारे टॉवल्स को हमने ड्रायर में डाल दिया। अब ड्रायर उस समय जस्ट बंद हुआ था, तो उसके अंदर हीट ऑलरेडी ट्रैप्ड थी। मतलब वो 60-70 डिग्री पे जाता है ड्रायर। प्रॉब्लम क्या था कि वो जो टॉवल्स थे, आप अगर स्पा में देखोगे तो एरोमेटिक ऑयल्स यूज होते हैं, तो टॉवल्स में एरोमेटिक ऑयल्स थे, और रात में बिकॉज ऑफ दैट हीट वो एरोमेटिक ऑयल्स ने इन्फ्लेमेबल होते हैं, उन्होंने आग पकड़ लिया, और बाय द टाइम हम वापस आ पाते तब तक पूरा स्टोर जल के स्वाहा हो चुका था। तो अराउंड, और ये भी एक ही स्टोर था उस वक्त? एक ही स्टोर था, वो जल गया। मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था सब कुछ। 12 लाख की तो मशीन्स थी, 12-13 लाख की, प्लस 3-4 लाख का स्टोर बना था। तो 15 से 20 लाख का हमारा सारा इन्वेस्टमेंट जो कहीं से जुगाड़ के लेके आए थे, वो सारा राख हो गया। तो वो बहुत बड़ी लर्निंग थी। एंड उसके बाद मुझे सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन का पावर पता चला। मैंने जो कंपनी थी जिनकी मशीनरी थी, उनके CEO को रीच आउट किया
थ्रू लिंक्डइन। थ्रू लिंक्डइन। ओके। ऐसे ही रीच आउट किया, हम तो मान के चल रहे थे कि यूक्लिन खत्म हो गई, अच्छा। जॉब ढूंढना शुरू करना है घर से, हाँ, ये मतलब पैसे कहाँ से लाएंगे। राइट। तो लेकिन फिर मैंने रात में, मुझे क्या सूझा, मैंने रात में उसको सीईओ को सीधे मेल डाल दिया कि हम इंडिया में लॉन्ड्री रिवोल्यूशन लाना चाहते थे और हमारे पहले स्टोर के साथ ये हो गया, लेकिन हम अभी बहुत इंटरेस्टेड है। और लिख के मैं सो गया। सुबह उनका व्हाट्सएप आया, मैसेज आया था लिंक्डइन पे, ये स्काइप का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा स्काइप आईडी है, अगर तुम अवेलेबल हो 2 घंटे में चैट करते हैं। ठीक है। तो मैं तो सरप्राइज हो गया, मैंने उनसे बात करी, तो उनको मैंने बताया, तो उसके उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो कंपनी है वाइल ग्लोबली सबसे बड़े हैं, इंडिया स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ। हम चाहते भी हैं कि इंडिया में लोग लॉन्ड्री कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, तो जो तुम कर रहे हो हम एग्जैक्टली यही चाहते हैं। राइट। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपका पूरा स्टोर स्क्रैच से बना के आपको दे दूंगा वापस से। तो फॉर्चुनेटली मतलब भगवान थे ये, मेरे जुबान पे सरस्वती माँ बैठी थी, क्या था जो भी था, उन्हें बड़ा पसंद आया हमसे बात करके, और उन्होंने फिर 1 महीने के अंदर 8/5/2017 को वापस से यूक्लिन का स्टोर बिल्कुल इसी प्लेस पे उसी मशीन्स के साथ वापस से स्टार्ट हो गया। राइट। अब मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन होता है रियल, कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे, हाँ यार ऐसा अगर मैं करना चाहूँ तो चीज़ें अलाइन हो जाती है, आप उसके लिए मेहनत करो तो ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं आपके केस में भी यही हुआ कि सब कुछ जीरो होने के बाद भी मतलब एक छोटे से मैसेज से वापस चीजें चल पाई। मतलब मुझे ऐसा ये भी लगता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ना डरना नहीं चाहिए। मतलब आप पूछो तो एटलीस्ट जाके, अब वो इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, मतलब दे माइट नॉट जस्ट कि आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करें, लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश तो करो। ज्यादा मतलब रिस्पॉन्ड, हाँ, आप बहुत बड़ा लेसन जो अरुणाब भी बोलता है फाउंडर होने का, ये कि बेशरम तो बनना पड़ेगा। ये तो है। यू विल नेवर नो टिल यू आस्क। एग्जैक्टली। ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे आपको, बट आपका कुछ नुकसान थोड़ी हो रहा है। मतलब कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे शर्म में चल जाते हैं, अरे हम कैसे, मतलब हम अपना फेलियर कैसे एडमिट करें, या हम हेल्प कैसे मांगे किसी से, हम स्ट्रगल कर रहे हैं पर सामने तो फसाड है, फाउंडर है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिकॉज लिंक्डइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि सबको सिर्फ अच्छी और हाइलाइट्स डालनी है अपनी लाइफ की, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे लिंक्डइन हो, सबको हाइलाइट्स डालनी है अपने बिजनेस की। लोग इंस्टाग्राम पे लाइफ की हाइलाइट्स डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे बिजनेस की हाइलाइट्स डाल रहे हैं। कोई डिफिकल्ट चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है, और कोई ये भी नहीं बोलना चाहता कि यार अच्छा मैं इस चीज में स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई है मेरे नेटवर्क में जो मुझे इसमें हेल्प कर सकता है। और आई थिंक गाइडेंस से तो बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग उस फेज से गुजर चुके हैं, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, है ना। राइट। लर्निंग्स आप लोग कैसे, मतलब मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है यार, आप लोग सीखते कैसे हो? एक तो है कि करके सीखते हैं, और उसके अलावा क्या तरीका है? करके सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं। पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जैसे और आज तो मतलब देखो, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के एंटरप्रेन्योर्स को, जेनजी एंटरप्रेन्योर्स या मिलेनियल एंटरप्रेन्योर्स को, कि ऑनलाइन बहुत कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए। मतलब आपको वो सेल्फ हेल्प बुक्स या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शौक नहीं है बुक्स पढ़ने का, तो देयर इज सो मच कंटेंट। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुक्स का पूरा समरी, हाँ, मतलब क्रिस्प डाउन कर देते हैं, 10 मिनट की वीडियो बना देते हैं। आई मीन देयर सो मच दैट यू कैन गो एंड लर्न, अगर आप लर्न करना चाहो। जैसे आई रिमेम्बर सबसे स्लो डाउन पीरियड हमारे बिजनेस का था कोविड, राइट। अब कोविड में खाली बैठे करें क्या, राइट। कुछ हो नहीं रहा है, ज्यादा फ्रेंचाइजी सेल नहीं हो रही हैं, ज्यादा स्टोर्स चल ही नहीं रहे हैं, तो सपोर्ट क्या करेंगे। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड, और मैंने पूरा का पूरा UI UX प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब सीखा है इन दोज 1.5 years। और आज की डेट में वी डोंट हैव अ CTO, बट आई एम द एक्टिंग प्रोडक्ट हेड इन द कंपनी। तो पूरा का पूरा जो कंपनी, जो हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एप्स हैं, ये सब मैंने सीख के साथ में डेवलप करवाया है। सो आई थिंक जो चैलेंजेस बिजनेस में आते रहते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अगर आप ये सोचो पढ़ाई बंद कर हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई बंद कर दोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ नहीं। एग्जैक्टली। अब जो अभी आपने बात बोली वो मुझे इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ कि कई फ्रेंड्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो टेक्निकल स्किल नहीं है, राइट। हमारे पास आइडिया है, हमारे पास सब कुछ है, बट यार हमारे पास टेक्निकल स्किल नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? तो आई थिंक उसका जो तरीका ये है कि आप सीखो, क्योंकि इतना कंटेंट, जैसे आपने बोला, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप सब कुछ 6 महीने के अंदर सीख सकते हो, और फिर आप बिल्ड भी कर सकते हो। एंड बाकी लोग तो हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अगर आप मांगोगे।
आप कुछ भी बनाओ, आप वर्जन 1.0 बनाओ और लोगों से बोलो, लिंक्डइन पे डालो कि आई नीड दिस हेल्प, इसको और बेटर करने में, तो लोग आएंगे help करने। कोलैबोरेट। और मुझे ऐसा लगता है जो कि टेक प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहला आपका विजन होना चाहिए कि आपको यूजर इंटरफेस और आपको प्रोडक्ट विजुअली कैसा बनाना है, क्या यूजर का एक्सपीरियंस होगा, वो सबसे पहले आपको आना चाहिए, तभी आप अपनी टेक टीम से भी अच्छे से काम करा पाओगे। एग्जैक्टली। आई मीन यू विल बी एज यूजफुल टू देम अगर तुम्हें ये आता होगा। अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम बिल्कुल यूजलेस हो अपनी टेक टीम के लिए। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। चले भले आपके पास उतना स्किल नहीं हो या आपके पास उतना टाइम नहीं हो कि आप प्रॉपर कोडिंग सीखो, बट एटलीस्ट आपको एक प्रोडक्ट विजुअलाइज करके प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है और उसको अच्छे से टीम को देना कैसे है कि ये बनाना है, ये मेरी विजन है, तो वो आपको एटलीस्ट अच्छे से आना चाहिए। और वो कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल नहीं है, वो एग्जैक्टली वो पढ़ने से सीखने से बहुत मतलब आ जाएगा। स्केल कैसे करो फर्स्ट स्टोर से, अभी हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स हैं। तो आई थिंक देखिए 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 एंड 100 to 1000, ये सारी जर्नीज बहुत डिफरेंट होती हैं। क्योंकि 0 to 1 इज वेयर वी बर्न द मशीन्स, तो 0 to 1 में इज वेन आपको यूनिट पे बहुत फोकस करना चाहिए। वेदर आप अगर एक ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं, आपने जो पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टोर खोला है, आपका पूरी जान उस स्टोर को चलाने में रहनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि ये स्टोर आपको सिखाएगा कि आगे स्टोर कैसे चलते हैं। राइट। तो वेदर इट्स एन ऑफलाइन बिजनेस और एन ऑनलाइन बिजनेस, जो पहला यूनिट आप सेटअप कर रहे हो या पहला यूनिट जो आप चला रहे हो, दैट विल डिसाइड योर 0 to 1 जर्नी। 1 to 10 इज वेयर योर सेल्स स्केल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 to 10 में फिर आपको स्टोर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन 1 से 10 जाने के लिए अगर आपको 10 डिफरेंट लोकेशंस या 10 डिफरेंट कस्टमर एक्वायर करने हैं, तो एज अ फाउंडर आपको अपना बिजनेस बेचना भी आना चाहिए। एज अ फाउंडर यू कैन नॉट एस्केप। बहुत सारे फाउंडर्स डरते हैं कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ट्रूथ इज दैट एज अ फाउंडर यू हैव टू बी द बिगेस्ट सेल्समैन, बिकॉज आप अपनी टीम को बेचोगे कि हमारी कंपनी में क्यों काम करना है, आप इन्वेस्टर को बेचोगे पैसे क्यों देने चाहिए आपको, कस्टमर को समझाओगे मेरा प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। तो एज अ फाउंडर यू हैव टू बी अ सेल्समैन, एंड दैट सेल्समैन जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 to 10. 10 to 100 इज जब आपकी टीम आपके बहुत काम आती है, कि आपने टीम बनाना शुरू किया। बिकॉज अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 10 से 100 भी आप खुद ही पहुंच जाओगे तो नहीं होगा, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। दैट इज वेयर यू नीड टू बिल्ड अ टीम ऑफ सेकंड लिeutenants, स्मार्ट लोग जो आपको ज्वाइन करें, जो कन्विंस हो आपको ज्वाइन करने के लिए, वो आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद 100 इज व्हेन द ब्रांड नेम इटसेल्फ स्टार्ट कमिंग इनटू द गेम। जब एक विजिबिलिटी क्रिएट हो गई है, लोगों को दिखने लग गया है कि एक ब्रांड है, अच्छी सर्विस देता है, अच्छे प्रोडक्ट बेचता है, तब लोग आपको खुद ही रीच आउट करना शुरू होंगे, दे स्टार्ट बिकमिंग ऑर्गेनिक आल्सो। राइट। अब 0 to 1 हम समझ गए। 1 to 10 मुझे लगता है कि SOPs इन प्लेस आपने रखे होंगे, क्योंकि वही ना कि हम खुद तो हर जगह 10 स्टोर में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो वो कैसे बिल्ड करें और टीम कैसे बिल्ड करें, क्योंकि मुझे लगता है चैलेंज टीम बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा। आप एक छोटी कंपनी हो, लोग काम नहीं करना चाहते, एसोसिएट नहीं होना चाहते छोटी कंपनी के साथ, तो कैसे करें? जब आप फर्स्ट लाइक अर्नब सेड, जब आप फर्स्ट स्टोर चलाते हो तो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं। लेकिन जब आप पहला स्टोर चलाते हो तब उसमें आप की मैन खुद होते हो, आप एक्स फैक्टर होते हो स्टोर को चलाने के लिए, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो, आपके इंटरेस्ट बहुत अलाइन है, आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो वहां पे। तो उस स्टोर की जो सेल्स है उसको आप विदाउट माइनस यू 10 पे कैसे रेप्लिकेट करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को क्या लगता है कि एक स्टोर मैंने चला दिया मतलब मैं फ्रेंचाइज के लिए रेडी हूँ, या मैं इसको एक्सपैंड करने के लिए, मल्टीपल करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहला स्टोर का जो सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस होता है वो आप खुद होते हो, जो कि आप नेक्स्ट 10 लोकेशंस पे नहीं हो सकते हो। तो उसके लिए लाइक यू सेड कि एसओपीज बनाना, तो आप जब 1 to 10 में जा रहे होते हो ना, तो आप एसओपीज बनाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि पहले स्टोर में तो आप सब कुछ हैंड्स ऑन हैंडल कर रहे हो, खुद कर लेते हो। कोई प्रॉब्लम आई हमने हैंड्स ऑन उसको, और हर प्रॉब्लम को आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप 10 स्टोर जाने लगते हो तो आप हर प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करते हो, एंड दैट्स वेयर योर एसओपी स्टार्ट्स टेकिंग शेप। और जब आप 1 to 10 के लिए टीम बिल्ड कर रहे होते हो, तो आपको मतलब हैंड्स ऑन लोग चाहिए ऑन ग्राउंड, जो कि बहुत ज्यादा, जो एसओपीज में कम बिलीव करते हो, काम करने में ज्यादा बिलीव करते हो। सो that's where a lot of people make those mistakes, that when they're increasing their team, they will hire a lot of PPT people,
right? People who are good on resume only. Right. And not good at handling crisis on ground. Right. So 1 to 10 की टीम आपकी हमेशा ऐसी होती है कि जो आप क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है. Right. Then when you're going from 10 to 100, ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम उतनी अच्छी नहीं काम आती है. Right. Because 10 to 100 is systems. तो 10 to 100 की जर्नी में आपको ऐसे लोग हायर करने चाहिए which is a good blend of crisis management plus systems. Right. Who can scale your Who can build systems for scale. Who can preempt, who can look at the data, study that data and see these problems have arrived. Let me preempt these problems and build systems ताकि ये problems आए ही नहीं future में. Right. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि गलत टाइम पे गलत टाइप के लोग हायर करते हैं. Exactly. और तो आप 1 to 10 की जर्नी बोल रहे हो ना कि मतलब क्योंकि आप तो छोटी कंपनी हो, लोग ऐसे आएंगे नहीं. जनरली द फायर फाइटर्स, द क्राइसिस मैनेजर्स, ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन पीपल आर नॉट, यू फाइंड दैट. तो जैसे आप लोग इतने टाइम से लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो अब उस वक्त जो आपने एक गैप देखा उससे आपने यूकी ने एक बहुत बड़ी ब्रांड बना दी. अगर आज कोई एंटरप्रेन्योर लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कुछ शुरू करना चाहे तो आपके हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारी ऑडियंस उनको सॉल्व करके एक ब्रांड बना सकती है? जैसे इंडिया में मेजॉरिटी मशीनरी जो बनती है वो बनती है लार्ज लॉन्ड्रोमैट फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सेसरीज भी उस तरीके से बनती हैं. तो स्मॉलर फॉर्मेट के हिसाब से जैसे इंडिया में आप छोटे इक्विपमेंट्स जो छोटे जगह पर काम आ सके, Right. पैकेजिंग इनोवेशन लाया जा सकता है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है काफी प्लास्टिक यूटिलाइजेशन होता है अभी इस इंडस्ट्री में. Right. तो अगर कोई पैकेजिंग में कोई नया इंटरेस्टिंग इनोवेशन लाना चाहे तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्कोप इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री. Right. फैब्रिक मेंटेनेंस पे फोकस हो सकता है Okay. rather than treatment and cleaning. जैसे कि आपका फैब्रिक लंबे टाइम तक कैसे चले, तो उस तरह के कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जा सकते हैं. Right. जैसे वी हैव समथिंग कॉल्ड जो वाटरप्रूफ कोटिंग करता है शूज. Okay. आपने सोफास वगैरह के लिए भी Right, देखा right. होगा, राइट? सो दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज लाइक विच विल हेल्प यू मेंटेन, जो आपकी क्लीनिंग को मतलब मोर इफेक्टिव बना दे या फिर आपके कपड़े को इतना गंदा होने से रोक दे. Okay. Right. तो उस तरह के एरियाज में आई थिंक अगर कोई फोकस करे तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री. अगर कोई साइड इनकम करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, यूक्लिन के साथ जुड़ के भी या अलग से भी? क्या आपका क्या व्यू? मतलब साइड इनकम फ्रेंचाइज लो, फ्रेंचाइज बिजनेस देखिए, साइड इनकम के लिए सबसे अच्छा तो फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज बिजनेस ही है. एग्जैक्टली. लॉन्ड्री में हो या किसी और इंडस्ट्री में हो. राइट. लॉन्ड्री का एक एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजी एंड हाँ. विदाउट नेमिंग द ब्रांड, फ्रेंचाइजिंग का एक फायदा है लॉन्ड्री में कि लॉन्ड्री एनीवे इज नॉट अ फुल इन्वॉल्वमेंट बिजनेस. जैसे रेस्टोरेंट्स या सैलून की आप बात करें तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट लेवल ऑफ द इन्वेस्टर और द फ्रेंचाइजी इज वेरी हाई. लॉन्ड्री में क्या है, क्योंकि मशीन्स हैं, स्मार्ट मशीन्स हैं, वो आप करेंगे. उसमें प्रोग्रामिंग करोगे, इनपुट करोगे तो मशीन खुद चला लेगी. Right. आपके पास एक आयरन मैन है जो आयरन कर सकता है. बिजनेस बहुत ही बोरिंग, एक्सट्रीमली बोरिंग एंड एक्सट्रीमली नो नॉनसेंस है लॉन्ड्री का. हाँ. गंदे कपड़े आए, Risky भी नहीं है. डाला, ड्रायर में डाला, आयरन किया, भेज दिया वापस. कुछ तो एक तो देयर इज नॉट इनफ इंसेंटिव आल्सो फॉर एन इन्वेस्टर टू सिट एट द स्टोर द एंटायर डे बिकॉज ऑफ हाउ बोरिंग दिस बिजनेस इज. Exactly. बट इट्स अ कैश फ्लो बिजनेस एंड साइड इनकम के पर्सपेक्टिव से किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो, यूक्लिन की ले रहे हो, किसी की भी ले रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल इन बोर्ड. मतलब ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन तक स्टोर पे नहीं आ रहे हो, Right. तब तो किसी और का साइड इनकम बनना शुरू हो जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. तो वो ध्यान देना है. तो उस तरीके से कोई भी फ्रेंचाइज लो, बट इसमें मतलब लॉन्ड्री में एक ही रिस्क भी नहीं है. जैसे होता है कि खाने में आपको ध्यान देना पड़ता है, यू नो द Quality, सप्लाई चेन, क्वालिटी, आपका जो जितना भी इन्वेंट्री है उस पर ध्यान देना पड़ता है, वेस्टेजेस भी बहुत होते हैं. ये सब सरदर्द लॉन्ड्री में नहीं है. हाँ, एंड ऐसी eventually अर्जेंसी भी नहीं है कि आप बाकी इंडस्ट्रीज में देखोगे तो हाँ. इवेंचुअली इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट कुड लीड टू अ पोटेंशियल फैटेलिटी. कस्टमर मर सकता है फूड पॉइजनिंग से, कस्टमर मर सकता है अगर उसके फेस पे गलत ब्लीच लगा दिया या कुछ लगा दिया. एग्जैक्ट कुछ बहुत सीरियस हो सकता है. वही वो हमारे में नहीं है. वर्स्ट क्या होगा, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे. And we can always refund for that. मतलब Correct.
मतलब किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो सकता हमारे। और अब टेक्निकली भी देखो तो सेकंड हैंड कपड़ों की क्या ही मतलब कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं रियली नहीं होती है, राइट? तो मतलब आप वो उस तरह से भी आपका एक्सपोज रिस्क बहुत कम होता है। राइट। एक एवरेज अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो क्या इनकम आ जाती होगी? लेट सपोज 12 महीने बात, क्योंकि 12 मंथ तो प्रमोशन एंड ऑल दैट में लगता है, बट अगर उसके नेक्स्ट 12 मंथ की आप मंथली बात करें तो क्या एक अप्रोक्सीमेट नंबर आता है? तो अगेन लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, नेबरहुड टू नेबरहुड वेरी करेगा। आप एवरेज स्टोर देखोगे जो करीब 12 से 15 महीने पुराना है, उसका सेल 3.5 से 4 लाख के बीच में होना चाहिए मंथली। हाँ, ये सेल है। ठीक है। सारे खर्चे हटा के आप 1.2 से 1.5 की आपकी ठीक है। take home profitability. Which is a good Which is a good number. हाँ, which is a good number. Laundry is in that sense a very good cash flow business. Right. मतलब हद बोरिंग है, हम्म, बिल्कुल अनग्लैमरस है, Right. बट वेरी सॉलिड कैश फ्लो। हाँ, वेरी सॉलिड कैश। तो आप और एक और चीज भी आप देखोगे, जैसे आपने यूएस की बात करी, बहुत पैरेलल ड्रॉ होता है। तो यूएस में आप देखो तो ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्रोमैट्स कभी बंद नहीं होते, कभी बंद होते बहुत सुने बहुत आपने? बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है वहां पर। सो मतलब अगेन बहुत बोरिंग है, बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है, लेकिन बंद नहीं होगा। मतलब रेगुलर इनकम आएगी आपको इफ यू आर डूइंग इट राइट। वहाँ पे लोगों ने तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज बना ली हैं हाँ। तो अपना लॉन्ड्री खोल के। वहाँ पे तो एक आउटलेट में 40 50 मशीन लगी रहती है। और डू इट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। हाँ। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया और शायद कभी ना आए। नहीं आ पाएगा इंडियंस को। Indians, Yes, do it for अभी for me. हमें मेडिसिन भी ऑर्डर करनी थी, हमने ब्लिंकिट का Get यूज करा। किया। Right, Exactly. right. अच्छा, यूक्लीन की जो फ्रेंचाइजी है वो काफी सक्सेसफुल है, क्योंकि बहुत ऑल ओवर इंडिया काफी एक्सपेंशन हुआ। क्या एक्स फैक्टर क्या था उसके पीछे? आई थिंक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एक्स फैक्टर था। जब शुरुआत करी थी, जब हम बिल्कुल भी ब्रांड नहीं थे, तो हमने सोहाली खान और कुणाल खेमू को ऑन बोर्ड लाया था। तो जैसे अब वो हमारे लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा, बिकॉज सोहाली खान इज नॉट जस्ट एन एक्टर बट ऑल्सो अ रॉयल फैमिली। तो हमने सारी मार्केटिंग एंड प्रमोशन यही करके शुरू करी कि अगर एक एक्ट्रेस और एक रॉयल फैमिली वाली तो भी बन सकती है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? राइट। तो शुरू में बहुत तकलीफ हो रही थी फ्रेंचाइज बेचने में, बट जिस दिन हमने उनको साइन करके अनाउंस किया, लिटरली अगले दिन हमारी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। मतलब इतना फर्क पड़ता है सेलिब्रिटी। ऑफ कोर्स, एंड वो बहुत थॉटफुल भी होना चाहिए। तो व्हेन सोहाली खान एंड कुणाल खेमू केम ऑन बोर्ड, बड़ा थॉटफुल मतलब वो था कि बजट्स वर इम्पोर्टेंट, एंड उनका जो कंज्यूमर के साथ कनेक्ट है और एक रिलेटेबिलिटी है हमारे ब्रांड के साथ, वो सेंसिबल कोलैबोरेशन होने चाहिए। तो वो काफी स्पॉट ऑन था, हमें लगता है, कोलैबोरेशन उनके साथ। एंड इट वाज अ ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अस आल्सो। तो इनिशियली एंड क्योंकि वी वर द ओनली लॉन्ड्री ब्रांड विद द सेलिब्रिटी फेस, एंड वी वर द ओनली लॉन्ड्री ब्रांड सेलिंग फ्रेंचाइजीज, सो शुरू में तो वो एक्स फैक्टर था। बट आगे आई थिंक इट वाज मोर रिलेंटलेसनेस। वी बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट वी वांट टू बी बेटर देन येस्टरडे। आई थिंक वो सिंसियरिटी, वो अर्नेस्टनेस एंड वो ऑनेस्टी हमारे फ्रेंचाइजीज, हमारे कस्टमर्स को दिखती है कि अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आज हम एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन कल हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे। इट वाज नेवर द इंटेंशन ऑफ सेलिंग अ फ्रेंचाइज, वाज नेवर कि अरे फ्रेंचाइज बेचो और बिजनेस बनाओ। इट वाज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो फ्रेंचाइजी की है, चाहे वो कंज्यूमर की है, चाहे वो इंडस्ट्री की है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आई थिंक दैट I believe our and eventually, honestly, after a point in time, the brand name itself becomes an X factor. Exactly. I mean, that's what we are all working for, the brand name. Yeah. तो आज बहुत कुछ ऑर्गेनिक होता है कि आज जैसे हम इंडिया के एवरी सिंगल स्टेट में, अब हम इंडिया के ऐसे ऐसे शहरों में जिनका लोग नाम नहीं जानते, जैसे निर्जुली हो गया, नाहरलगुन, जीरो, कोकराझार, घोरामारा, ये सब बहुत छोटे छोटे गांव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। राइट। और यहाँ पर हमने कभी मार्केटिंग एंड प्रमोशन नहीं किया है। Okay. तो यहाँ से लोग खुद, मतलब एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज से करीब 2.5-3 साल पहले हम उस समय 50-60 शहरों में थे। तो एक बंदे ने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया कि मैं जीरो में रहता हूँ, जीरो अरुणाचल प्रदेश का एक गाँव है, और मैं वहां पे यूक्लीन लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर उसने मुझे चेस किया, तो फिर मैंने उसको लिखा कि यार तुम्हारा शहर बहुत छोटा है, अभी हमें लगता नहीं है वहाँ बिजनेस चलेगा। तो उसने रिप्लाई नहीं किया, और 2 दिन बाद वो फ्लाइट लेके दिल्ली आ गया हमारे ऑफिस। और उसके बाद सिंपल सा सबमिशन था कि सर मेरे पैसे, मेरा रिस्क है, आप तो मुझे बस नो हाउ और वो दे दो। चलो कर लेते हैं। और अब 3 साल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है स्टोर, आज भी चल रहा है और वही बंदा चला रहा है।
उसने पूरे जीरो में मेक श्योर किया भी मार्क, वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग चलेगी नहीं, एग्जैक्टली वहां पर तो वर्ड ऑफ माउथ एंड आप सबको जानते हैं, लगता है Correct. छोटे से Exactly. एरिया में आप- बिल्कुल 20-22 हजार की पॉपुलेशन है, वो सबको जानता है, Right, उसने यूक्लिड को पॉपुलर कर दिया। एग्जैक्टली। right. तो इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनर्स ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। अब हम भी चाहते तो वो रीच आउट करा था, हम कहते हाँ ले 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 ले, हाँ। ले। तो दैट ऑनेस्टी ऑल्सो इज देयर, दैट वी want that you, if you succeed only then we will succeed. So our investment in brand building and investment in making franchisees life easy has been constant. And that's what we continue to do. राइट, आई थिंक अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मनी मोटिव नहीं था, तो जितने भी लोगों का मनी मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं मतलब फेल होते हैं, मुझे लगता है आगे जाके। Excellence motive होना चाहिए। एग्जैक्टली, मनी तो बाय प्रोडक्ट आप जो Money भी by दे रहे हैं जो product. कर रहे हैं। I मैं नेसेसरली नहीं एग्री करता हूँ, ओके, मतलब बहुत है जिनका मनी मोटिवेशन रहा है और उन्होंने बहुत मनी बना भी बना लिया। लिया। yeah. तो ठीक है, आई थिंक ईच टू इज ओन। हाँ। आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए कि आप किस लिए आपको करते क्या हैं? चाहिए। आप किस लिए? What, आप हाँ, उसको चाहिए। what is किसी को मनी अगर ड्राइव करता है तो हम्म। बहुत लोग हैं जो शेयर मार्केट में सुपर सक्सेसफुल है बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय मनी। एग्जैक्टली, Yeah. हाँ, मतलब personally, I think for both of us, I think it's the intent of solving the problem, building this industry. We are absolutely in love with this industry. तो I think हम दोनों के लिए वो motivation बहुत बड़ा है, more than money. अच्छा, अगर कोई छोटी सी लॉन्ड्री शुरू करना चाहे तो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आता है? बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट, तो जी, इट्स ऑन। अगर आप छोटी सी लॉन्ड्री स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने एक मशीन लगाई और आपने किसी फ्रेंचाइज नहीं ली, ठीक। लेट मी क्वालिफाई दैट, ठीक है, तो आप 10-12 लाख 10 लाख में भी स्टार्ट कर सकते Start हैं। कर सकते हैं। Yes, yes. ठीक है, ठीक है। एंड अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या कॉस्ट डिफरेंस आती है? देखिए, एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपका फ्रेंचाइज फीस का Fees है। का। राइट, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइज फी। जैसे यूक्लीन की 6 लाख की फ्रेंचाइज फी है, ठीक है, हमारी मशीन्स भी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है। राइट। तो अगर आप यूक्ली की फ्रेंचाइज स्टार्ट करते हो तो आपको करीब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है ऑन अ 250 to 300 स्क्वायर फीट स्पेस। राइट, और मशीन्स कितनी होती है उस 20? इसमें एक ही मशीन होगी एक ही जिसमें मशीन। नीचे एक 18 किलो का वॉशर होता है, राइट, उसके ऊपर 18 किलो का ड्रायर होता है, इसको स्टैकर बोलते हैं, राइट, प्लस स्टीम आयरन टेबल, वोल्टेज स्टेबलाइजर, सीसीटीवी प्रिंटर वगैरह। बट जो 10 लाख वाला मॉडल है उसमें 10 किलो की मशीन या 12 उसमें किलो छोटी की मशीन उसमें छोटी अच्छा, मशीन है। ओके। तो ये क्वालिफाई, मतलब ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि हम्म। जो हमारे 20 लाख के मॉडल में मशीन होगी वो काफी बड़ी होती है, तो उससे आप काफी अच्छा कैपेसिटी कर लेते राइट, वही मैं समझ रहा था कि मतलब एक बेसिक डिफरेंस। हाँ, मतलब अगर मुझे बिल्कुल हम्म। मुझे यूक्लीन नहीं करना है, मुझे अपना लॉन्ड्रोमैट स्टार्ट करना है और मुझे छोटे से स्टार्ट करना है, तो 10 लाख में भी कर सकते कर हैं। सकते कर सकते। राइट। अच्छा, इनिशियल स्ट्रगल्स जो आपको है उससे आपने क्या सीखा? मुझे लगता है वो बताना जरूरी है ऑडियंस को। जो जो भी आपको चैलेंजेस आए या स्ट्रगल्स आए जब आपने शुरू करा होगा, आए ही होंगे ऑब्वियसली, तो क्या थे और उनसे आपने क्या सीखा? मतलब देखो, मेरी जो अभी तक आज तक हम्म। 10 साल ऑफ 15 साल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि डोंट स्टार्ट अप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अप। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली हम्म। इन टुडेस इरा ऑफ सोशल मीडिया ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन, लॉट ऑफ पीपल लव टू कॉल देमसेल्व्स फाउंडर्स। राइट, क्योंकि आपको अचानक से आप जैसे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे डालते हो कि मैं फाउंडर हूँ XYZ कंपनी का, सडनली आपका जो पीयर सर्कल है बहुत इंप्रेस हो जाता है। Right. लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तू भी फाउंडर बन गया। Right. तो जो इनिशियल ग्लोरी आती है बाय कॉलिंग योरसेल्फ फाउंडर, बाय कॉलिंग योरसेल्फ अ स्टार्टअप चैंपियन, वो बहुत अमेजिंग होती है। लेकिन वो ग्लोरी शॉर्ट लिव्ड है। वंस दैट नॉवेल्टी वेयर्स ऑफ, वंस यू स्क्रैच द सरफेस, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो स्टार्टअप करो, बिल्कुल अच्छी बात है स्टार्टअप करना, लेकिन डोंट स्टार्टअप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अप। यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इट फॉर द लॉन्ग रन। वेरी इंपॉर्टेंटली मेक श्योर करो कि जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं, जो आपकी फैमिलीज है, उसको भी आप इस डिसीजन से जितना पॉसिबल हो सके अग्री कराओ। बिकॉज अगर 3 महीने 4 महीने बाद उन्होंने आपकी टॉर्चर शुरू कर दी जस्ट बिकॉज आप घर में पैसे नहीं ला रहे हो या स्टार्टअप नहीं चल रहा है, तो इट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल दैट यू विल फेस इन लाइफ। एग्जैक्टली। होम फ्रंट हैज टू बी सॉर्टेड। सपोर्ट होना चाहिए, मुझे भी लगता है होम फ्रंट बिल्कुल सॉर्टेड होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये सोच के स्टार्टअप करते हैं कि 2-4 साल की जर्नी है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इट इज अ मैरिज। ये 20 साल भी निभानी पड़ सकती है। Exactly. और 20 साल ऐसे निभानी पड़ सकती है कि जिसमें 10 साल बिल्कुल ही स्केप थ्रू कर रहे हैं और मतलब बहुत ही बिल्कुल सरवाइव कर रहे हैं, और सडनली 11वें साल में बेटर होनी लाइफ शुरू हो जाएगी। लेकिन वो 10 साल सर्वाइवल की हिम्मत होनी चाहिए।
आई थिंक वो पैशन से ही आती है, मुझे लगता है। हाँ, अगर आप वो 10 साल अगर कर रहे हैं एग्जैक्टली वो पैशन से आती है। और आप जनरली भी अगर आप ऐसे स्टार्टअप की स्टोरीज पढ़ेंगे जेन्युइन, शार्क टैंक वगैरह पे भी जितने लोग आते हैं, कितने सारे फाउंडर्स हैं जो बोलेंगे 8 साल से कर रहे हैं, 9 साल से कर रहे हैं, 7 साल से। सो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि 9-10 साल से पहले तो मैजिक एक्सपेक्ट मत करना। और हो गया तो बहुत लकी हो। हो गया तो आप बहुत लकी हो, यू आर वन ऑफ द रेयर पीपल। हाँ, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स पूछते तो मैं ये बोलता हूँ भाई कि मतलब 5 to 10 years का तो टारगेट लेके चलो। बिल्कुल। पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट उतना सरवाइव करने का सोच के चलो। Minimum 10 years, because I'm telling you, even Zomato, today Zomato is listed. Zomato got listed last year, right? So I remember Zomato, when I started working 2007 में मैं Zomato की वेबसाइट पे पैम्फलेट्स देखती थी, Templates थे, right? right? फूडी में होता था उस समय। हाँ, फूडी पे था। नहीं, 2007 was Zomato only. अच्छा, ओके, रीनेम हो उससे पहले फूडी वे होता हो। 2007 में मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, मैं अपने डेस्क पे बैठ के 2007-2008 की बात है, मैं अपने डेस्क पे बैठ के वो पैम्फलेट्स देखना स्टार्ट करती थी। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद Zomato। एंड आज टू 2024, मोर देन हाउ मेनी इयर्स, राइट। 20 साल हो गए foodie देखा। हाँ 20 साल में जाके आप लिस्टिंग तक के माइलस्टोन। तो वो पहले के 10 साल कितने डिफिकल्ट रहे होंगे। राइट। तो आई थिंक ये कॉग्निजेंस सबको होना चाहिए कि इट इज लाइक अ मैरिज एंड इट इज लाइक अ वेरी हार्ड मैरिज। यू कांट गिव अप। और गिव अप ये भी है, यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू गिव अप। ये भी बहुत सारे फाउंडर्स ना मतलब इतने डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं राइट। कि उनको ये नहीं पता होता कि व्हेन टू गिव अप। आई थिंक वो अपने आइडिया से इतना प्यार हो जाता है ना कि लगता ही नहीं यार ये गलत है। बहुत एडिक्टिव है। और एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि इट्स बहुत ही रिडिक्युलसली एडिक्टिव है। हाँ। ये एक बार आप उसमें घुस गए तो इट्स लाइक अ दलदल। Right. आप अंदर घुसते जाओगे लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना चाहिए। एग्जैक्टली। राइट। और 10 साल में ऐसे बहुत सारे, जैसे हम अपना पर्सनल एग्जांपल ही लेते हैं, हम वी केम फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, वी केम फ्रॉम वेरी गुड यू नो कंपनीज ऑल्सो। हम लोग का काफी अच्छा पैकेजेस, करियर, सब कुछ रहा है। तो आप 8 साल की स्ट्रगल जिसमें हम बेरली इतने पैसे बना रहे हैं कि एज फाउंडर्स कि आप मुश्किल से घर चला रहे हो अपना, यू हैव लोन्स एंड यू हैव एवरीथिंग। सो दोज आर रियलिटीज। ऐसा नहीं है कि फाउंडर हैं और अपनी कंपनी है तो आप कुछ भी पैसा निकाल सकते हो अपनी कंपनी से। देयर इज अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू इट। और वो कई बार सैलरी आपकी 5-5 साल नहीं बढ़ेगी। Exactly. वो बहुत कम होती है, 10,000 20,000 ही होती है स्टार्टिंग। हाँ, शुरू में तो बहुत कम होती है। और जब कोविड जैसे टाइम आते हैं तो सबसे पहले आप ही का पे कट होता है। पे कट नहीं होता, आपको सैलरी नहीं मिलती। हाँ, और लगाना भी पड़ता है उल्टा जो आपके पास होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब वो चीज आपको बहुत पता होनी चाहिए कि जैसे इट इज नॉट योर टिपिकल की जॉब में है तो हर साल 10-15% का इंक्रीमेंट मिलेगा। हमने अपने आसपास इतने फ्रेंड्स को देखा है कितनी चीजें घूमते हुए, बनाते हुए, करते हुए। एंड देयर वर टाइम्स दैट वी जस्ट हैड टू कीप आवर हेड डाउन एंड से कि यार कोई नहीं, हो जाएगा, इट विल वर्क आउट। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम नॉर्मल जॉब कर रहे होते तो हम बहुत कुछ बहुत जल्दी अफोर्ड कर लेते हैं। Exactly. एक लाइफस्टाइल होता है, एक लग्जरी होती है जब आप जॉब करते रहते हो। हाँ, पर ये जॉय नहीं होता। पर जॉय नहीं होता। I know. एक वही ना, एंटरप्रेन्योरशिप आप तभी करते हो जब होती है देयर इज अ किक, यार आए करना है मुझे। कि इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज है, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है। हाँ। कि मैं आज हम व्हेन वी आर रेजिंग आवर डॉटर, आई नो आई कैन गिव हर टाइम बिकॉज आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं कितने बजे भी ऑफिस आ सकती हूँ, मैं लेट काम कर सकती हूँ या मैं जल्दी आ सकती हूँ। दैट आई मेक माई ओन आवर्स, राइट? सो दैट इज वेरी वैल्यूएबल टू डे में आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली, ये ये लिबर्टी है हमारे पास। तो वो मतलब मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ पर्सनली, मोर देन मनी। कि मुझे अपनी बेटी के फॉर्मेटिव ईयर्स अगर देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। एंड व्हाइल आई एम एबल टू मेक माई करियर ऑल्सो और बिल्ड अ बिजनेस एज वेल। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बहुत सही किसी को पता होना चाहिए कि हर महीने, हर साल सैलरी नहीं मिले बढ़ेगी। बहुत सालों तक सेम पैसों पे, उससे कम पैसों पे भी, बल्कि कम करने पड़ सकते हैं। मतलब इनफैक्ट पे कट्स लेने पड़ सकते हैं ओवर टाइम। तो ये बहुत सच्चाई है एंड मिनिमम 10 ईयर की कमिटमेंट है ये। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मेरे लिए काफी पर्सपेक्टिव लर्निंग थी आप लोगों से बात करना, समझना कि आपने ब्रांड कैसे बिल्ड करा। आई होप ऑडियंस के लिए भी ऐसा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। Thank you so much for having us.